गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग मसल्स के बारे में जानेंगे कि मसल्स कौन कौन से इम्पोर्टेंट मसल्स हैं और उससे सवाल भी पूछे जाते हैं, और जो अभी तक सवाल पूछे गए हैं उन सवालों को भी हम देखेंगे, कुछ पीवाईक्यूज भी देखेंगे। हम लोग मस्कुलर सिस्टम देख रहे हैं। जो मसल्स होता है, खास करके स्केलेटन मसल्स है, उसमें सिर्फ मसल्स ही नहीं है, मसल्स फाइबर ही नहीं है, उसमें कनेक्टिंग टिश्यूज भी होते हैं, उसमें ब्लड वेसल्स भी होता है। बिना ब्लड वेसल्स के वो सेल्स आपका सरवाइव नहीं कर पाएगा। उसमें न्यूरॉन्स भी होते हैं, न्यूरॉन्स होने की वजह से उसमें गति होती है। तो ये सारी चीजें उसमें मिली होती है, एक जाल सा बना होता है आपके मसल्स में। और मसल्स यानी कि मांसपेशियां हैं, वो किससे बनी होती हैं? तो कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यूज से बनी होती है, यानी कि उसमें कॉन्ट्रेक्शन भी होता है। शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां हैं? मोटा मोटा माना जाता है 600, हालांकि इसको लेकर के कई जगहों पर ज्यादा भी कहा जाता है कि ये शरीर के वजन का 40% होता है। ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी में बात कही गई, शरीर के वजन का औसतन 40% होता है। यूनिट 9 में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, उसमें बताया गया था मेल और फीमेल का कितना परसेंट होता है मांसपेशी शरीर के वजन का। याद है कि नहीं को? यूनिट 9 का योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक की किताबें। हाँ, उस दो तो ज्यादा होता है, 38 35। होता है सर। एक्चुअली लेडीज में 35 होता है, मेंस में 41 होता है। एग्जैक्ट देख लीजिए, कोई बात नहीं। अभी ये जो आप लोग सोच रहे हैं ना, ये मेमोरी मेमोरी वाला काम कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं। ये किससे होता है? ब्रेन में जो सेरिब्रल वाला एरिया है ना, सेरिब्रम जिसको कहते हैं, वहां से हो रहा है। अब आगे कल हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मेल में यूनिट 9 के मुताबिक बताया गया 41.8%, और महिलाओं में कहा गया, औसतन ये बात हो रही है, 35.8%। ध्यान दीजिए, कितना? 41.8% और 35.8%। ठीक है, अब याद कर लीजिए, इसको फिक्स कर लीजिए, कहीं अलग से यहाँ पर लिख भी लीजिएगा। ये वाला मैंने पीडीएफ भेज दिया हुआ है, दिन में ही भेज दिया था। इसमें 40% एक औसतन बताया गया है। मांसपेशियों के कार्य क्या क्या होते हैं? तो गति प्रदान करना, यानी आकुंचन और प्रसारण, जो हम चलते हैं जितनी गतियां होती हैं सब मांसपेशियों की वजह से ही होती है। और शरीर को एक पोस्चर में बनाए रखना, शरीर में संतुलन बनाए रखना, ये भी मांसपेशियों की वजह से होता है। उसको आसन कहते हैं। यहाँ आसन से तात्पर्य बाकी जो आसन हम लोग तारासन वगैरह करते हैं उससे नहीं है, लेकिन उससे भी जोड़ सकते हैं। जो आसन में हम अगर दृढ़ हो जाते हैं तो उसमें बने रहते हैं, तो किसकी वजह से होता है? मांसपेशियों की वजह से ही होता है। कंकालीय पेशी समूह में ये कार्य करती है, यानी स्केलेटल मसल्स के जो ग्रुप्स हैं उसमें ये काम करती हैं। हीट प्रोड्यूस करती हैं हमारे शरीर में, गर्मी प्रोड्यूस करती मांसपेशियां ही करती हैं। शरीर को सपोर्ट करती है और शरीर के की सुरक्षा भी होती है मांसपेशियों से। साथ ही मांसपेशियों से ब्लड सर्कुलेशन में भी मदद मिलती है। ब्लड सर्कुलेशन से तो हार्ट वाला पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम अलग है, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन में इससे भी मदद मिलती है। और जो मसल्स सेंस पैदा होते हैं, संवेदी तंत्रिकाएं, वो भी मसल्स के द्वारा होती हैं। तो मसल्स का भी उसमें रोल होता है। संवेदी तंत्रिकाएं यानी पेशीय जो संवेग होता है वो पैदा होता है, और वो फिर आपके ब्रेन में पहुंचता है, फिर ब्रेन से उसमें एक्शन में आता है। तो उसमें मसल्स का भी रोल होता है। मसल्स नहीं होगा तो कहाँ से संवेग पैदा होगा, कहाँ से आपके सेंस पैदा होगा? तो इसलिए उसमें इसका भी रोल माना जाता है। अगर हम लोग स्केलेटल मसल्स की एक बाहरी संरचना देखें, आंतरिक संरचना हम लोगों ने देख लिया हुआ था, एक सेल्स को देख लिया हुआ था, मायोफाइब्रिल्स को अच्छे से देखा हुआ था। अब इसकी बाहरी संरचना देखिए। जैसे मान लीजिए हाथ की मांसपेशी है, तो उसमें एक स्केलेटल मसल्स है। वो क्या होता है? बीच में चौड़ा होता है, साइड में थोड़ा सा पतला होता है। तो बीच वाले जो हिस्सा होता है उसको बेली कहते हैं। बेली मसल्स का जो चौड़ा हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये बेली है, ये चौड़ा नीचे लगाया हुआ। और एक मसल्स जो है उसके दोनों किनारे पर टेंडन होता है। दोनों किनारे पर क्या होता है? टेंडन होता है। टेंडन क्या है? ये कनेक्टिंग टिश्यू है, संयोजी उत्तक है, और हम लोग जानते हैं ये जोड़ के रखता है मांसपेशियों को। बोन से जोड़ने वाला टेंडन होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, पहले कई बार बात हो चुकी है। इस मांसपेशी में देखिए, व्हाइट वाला जो पोर्शन है वो टेंडन है, दोनों तरफ है, दोनों किनारों पे है। बीच वाला हिस्सा मोटा है, उसको बेली कहते हैं।
और टेंडन किसका बना होता है? ये कोलेजन फाइबर का बना होता है, डोरी की तरह होता है, बांधने वाला होता है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, नहीं के बराबर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मसल्स से फ्लेक्सिबिलिटी इसमें थोड़ी सी ज्यादा होती है, और आपके जो उसके क्या कहते हैं, बोन टू बोन को लिगामेंट से कम होता है, ये ध्यान दें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टेंडन के बारे में। टेंडन देख लिया, दोनों किनारों पर होते हैं और मसल्स को बोन से जोड़ने का काम करते हैं, और जैसे ही जोड़ने का काम कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? बेली वाला भी हम लोगों ने देख लिया। अब एक चीज जानना जरूरी है, शरीर की सबसे मोटी टेंडन कौन सी है? हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो एक्लीज टेंडन को कहा जाता है सबसे मोटी टेंडन। ये कहाँ पर होता है ये भी जानना चाहिए। सबसे मोटी टेंडन कौन सी है? ये होता है आपके जो काफ मसल्स हैं, काफ मसल्स वाले एरिया को एड़ी की हड्डियों से जोड़ता है ये टेंडन। एक्लीज टेंडन या एक्लीज टेंडन भी इसको कहते हैं पढ़ने में, उच्चारण। कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है? काफ मसल्स को एड़ी की हड्डियों से जोड़ता है। काफ मसल्स को एड़ी, उसके लिए पिंडली की हड्डियां होती है। हम लोग इस मसल्स को आगे पढ़ने वाले हैं, इसीलिए अभी सिंपल काफ मसल्स ही नाम याद रखेंगे, बाद में उसको काफ मसल्स को क्या कहते हैं बाद में देखेंगे। टेंडन में लचीलापन नहीं होता है, जिसकी वजह से इसमें संकुचन भी नहीं होता है। टेंडन में संकुचन नहीं होता है। देखिए एक्लीज टेंडन का हमने यहाँ पर बनाया हुआ, देखिए काफ मसल्स को एड़ी की हड्डियों से जोड़ रहा है, ये सबसे मोटी टेंडन कहलाती है। एक एक चीज को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान ये रखेंगे, सब याद हो जाएगा। अब टेंडन में ही एक और रूप होता है। टेंडन तो हम लोगों ने देखा जैसे बेल्ट की तरह से है, थोड़ा चौड़ा जोड़ने का काम कर रहा है, लेकिन कई जगहों पर ये सीट के रूप में भी फैल जाता है, चादर के रूप में थोड़ा फैल जाता है। जैसे पेट पर ये फ्लैट सीट के रूप में आ जाता है। हथेली में, ये जो हथेली है इसमें भी हमारे टेंडन है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये फैल गया हुआ है, फ्लैट सीट के रूप में फैल गया हुआ है। पेट पर जो कहते हैं ना सिक्स पैक एब्स बना लिया, तो सिक्स पैक एब्स के ठीक बीचों बीच जो नाभि वाला एरिया है, वो लाइनिंग उसको कहते हैं लीनिया एल्बा। वो जो लीनिया एल्बा है वो बेसिकली टेंडन का ही रूप है, फ्लैट सीट है टेंडन का, लीनिया एल्बा उसको कहा जाता है। महत्वपूर्ण बात है, और देखिए मांसपेशी का जो मध्य भाग है अधिक लंबा होता है बेली, और अधिक लंबा है तो उसमें गति भी अधिक होती है। अगर मांसपेशी में फाइबर की संख्या ज्यादा, जितने फाइबर होंगे उसकी स्ट्रेंथ भी उतनी ज्यादा होगी। ये दो लाइन ऐसे भी ध्यान रखिए, आपको पता ही होगा कि फाइबर ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा होगी तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ये कॉमन सेंस के हिसाब से इसको ब्रेन के एरिया में रख दीजिए। अच्छा, ज्यादा रस्सी ज्यादा मजबूत है, ढेर सारे धागे हैं तो मजबूत होगा। संरचना के हिसाब से देखें तो स्केलेटल मसल्स के प्रकार हैं, 4 प्रकार। एक कहा गया है स्ट्रैप मसल्स, दूसरा कहा गया है फ्यूजिफॉर्म मसल्स, तीसरा पीनेट मसल्स, पीनेट में भी 3 प्रकार बताए गए हैं, चौथा है गोलाकार। गोलाकार वाला तो ये मुंह वाला है, ये जो मांसपेशी है होंठ के ठीक ऊपर वाला, ये वाला गोलाकार वाला है, अंदर है। तो ये हो गया आपका सर्कुलर वाला। बाकी स्ट्रेप से लेकर के फ्यूजिफॉर्म वाला और पीनेट वाला हम लोग देखते हैं। एक बार एक ये तस्वीर देखिए, ये स्ट्रेप मसल्स जो है ये गर्दन वाला स्ट्रेप मसल्स का है। फ्यूजिफॉर्म वाला आपका हाथ वाला हो गया। पीनट वाला आपका पंखी के आकार का होता है, पाँव में भी होता है, उसको पीनट कहा जाता है। और गोलाकार वाला मुंह में होता है, जैसे बच्चा मुंह ऐसे खोला हुआ है तो सर्कुलर मसल्स की वजह से ही खोल पाया हुआ, गोल मुंह खोला हुआ है। अब एक एक करके देखिए, स्ट्रेप मसल्स क्या है? इसके फेसिकल्स लंबे होते हैं। फेसिकल्स क्या होता है, कोई बता सकते हैं फेसिकल्स क्या होता है? देखेंगे याद है कि नहीं आप लोगों को फेसिकल्स। सर जो मसल फाइबर्स का बंडल होता है उसको कहते हैं फेसिकल। ठीक है, क्लियर है आपका। और बाकी बताइए। कोशिका है, उसको मसल फाइबर कहा गया। तो मसल फाइबर मतलब जैसे कि न्यूरॉन कहा गया किसको? तंत्रिका कोशिका का नाम न्यूरॉन है, और यहाँ मसल फाइबर है कोशिका का नाम मसल्स में। उन कोशिका तो एक है, लेकिन बहुत सारी कोशिकाएं जुड़ जाएंगी, तो बहुत सारी कोशिका जुड़ करके एक बंडल बनाएंगे, वो फेसिकल है। वैसे बहुत सारे फेसिकल्स मिल करके पूरा मसल्स का निर्माण करेंगे। क्लियर हुआ या नहीं फेसिकल का? राहिसा जी क्लियर हुआ? जी सर, अच्छे से हो गया।
ऐसे मायोफाइबर्स के बंचेस को फेसिकल्स कहते हैं, फेसिकल्स के बंचेस को मसल्स कहते हैं। अभी भी आप गलत कह रहे हैं रितु जी, गलत है? बिल्कुल गलत है। मायोफाइब्रिल्स अलग है। मायोफाइब्रिल्स तो उस सेल के अंदर एक जो है आपका तंतु है, एक सेल में मायोफाइब्रिल्स रहता है, ठीक है। मायोफाइब्रिल्स सेल के अंदर का है, उसका अंग है, सेल का अंग है। हम पूरे सेल की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे सेल मिलकर के फेसिकल बनते हैं। कंप्लीट क्लियर हुआ ऋतु जी? अब यहाँ पर कहा गया है इसके फेसिकल यानी स्ट्रेप मसल्स के फेसिकल लंबे होते हैं और बेल्ट के आकार के, जैसे गर्दन में ना ऐसा लगता है बेल्ट वाला पट्टी बंधा हुआ है। गर्दन की 4 मसल्स इसमें शामिल होती हैं और उतना नाम हम लोग नहीं देखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं फ्यूजिफॉर्म पेशी कौन सी होती है। टकले के आकार का होता है, यानी कि थोड़ा सा मोटा चौड़ा सा होता है। टकला मतलब ऐसे कैसे बोलेंगे, जैसे आप गिटार बजाते हैं ना, तो गिटार वाला जो बजाने वाला होता है उसको ऐसे कर दीजिए दोनों तरफ से, तो वो तकले के आकार का होता है। इसका मध्य भाग इसका भी मोटा होता है, जैसे बाह की बाइसेप्स वाली पेशी होती है, तो ये मोटा होता है तकले के आकार का। अब तीसरा था पीनट पेशी। पीनट पेशी में जो पेशिका का जो फेसिकल्स होता है, वो फेसिकल्स कैसे होता है, पंख, जैसे कि चिड़िया का पंख होता है ना, उस पंख के आकार का होता है पीनट पेशी। तो इसमें 3 प्रकार कहा गया। इसमें कहा गया यूनिपिनेट, बायपिनेट और मल्टीपिनेट कहा गया। यूनिपिनेट में टेंडन के एक छोर तिरछे फेसिकल्स होते हैं, एक छोर पर तिरछे फेसिकल होता है, जैसे अंगूठे की पेशी को कहा गया है यूनिपिनेट वाला है। बायपिनेट में कहा गया तिरछे फेसिकल्स टेंडन के दोनों ओर होते हैं, टेंडन जो है उसके दोनों ओर होते हैं बायपिनेट वाले, जैसे थाई की रेक्टस फिंगर्स के बारे में कहा गया है। फिर मल्टीपिनेट में कहा गया अनेक तिरछे फेसिकल्स होते हैं। तो यूनी, बाय और मल्टी, तो शब्द से भी लग रहा है कि दोनों तरफ, बहुत तरफ, एक तरफ, सीधी सी बात। जैसे कंधे का डेल्टॉइड मसल्स जो होता है उसको कहा गया मल्टीपिनेट का उदाहरण है वो। और गोल वाला आएंगे तो मुंह में होता है सर्कुलर मसल्स होता है, ये होंठ के ठीक ऊपर ये जो मसल जिसकी वजह से हम खोल पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, ये सब होता है सर्कुलर मसल्स, इसको कहते हैं, उसकी श्रेणी में आता है। ये आकार के हिसाब से हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी जरा ध्यान दीजिएगा। मांसपेशी में हम लोगों ने गतियों के बारे में पढ़ा, लेकिन आज हम फाइनल उसको देखेंगे कि गति होती कैसे है। तो क्या होता है, जब कोई संवेदी न्यूरॉन्स यानी सेंसरी न्यूरॉन्स आपके यहाँ से सेंस लिया और उसने ब्रेन के कॉर्टेक्स में भेजा, कॉर्टेक्स में भेजता है, फिर कॉर्टेक्स की कोशिकाएं क्या करती हैं, वहां पर उद्दीपन उत्पन्न करती हैं, स्टिमुलेशन उत्पन्न करती हैं, और वो स्टिमुलेशन फिर मोटर नर्व्स के जरिए वो फिर मस्तिष्क उसको मांसपेशी यानी कि आपके मसल्स में संदेश भेजता है, इम्पल्स पहुंचाता है। वहां संदेश आया, वहां गति होनी शुरू हो जाएगी। और जब वहां मैसेज भेजता है मोटर न्यूरॉन के द्वारा, जैसे मोटर मैसेज कहाँ भेजेगा, तो एक एक सेल को मैसेज जाता है। ऐसा नहीं पड़ोसी को दे दिया है तो आधा सेल तो पता चला काम कर रहा, आधा मसल्स नहीं कर रहा, तो एक एक सेल्स को मैसेज जाता है। सेल्स को जब मैसेज जाता है उस सेल में, यानी कि सेल को हम लोग क्या कहते हैं, फाइबर कहते हैं, मसल फाइबर कहते हैं। उस मसल फाइबर में एक एरिया होता है, एक जगह होता है, इसको कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसआर इसको कहा जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे उस सेल के अंदर मायोफाइब्रिल्स होता है, तो मायोफाइब्रिल्स पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम का आयन होता है। तो जैसे ही मोटर नर्व्स ने वहां से मैसेज दिया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन को छोड़ता है। कहाँ पर छोड़ता है कैल्शियम आयन को, तो उस सेल में, यानी कि वो जो मसल्स फाइबर है उसमें जो लिक्विड है, यानी हर सेल में लिक्विड होता है, कोशिका द्रव्य होता है, उस द्रव्य में कैल्शियम आयन को छोड़ता है। जैसे ही कैल्शियम आयन को छोड़ता है वैसे ही एक्टिन में गति होने लगती है। कैल्शियम आयन की वजह से एक्टिन में गति होती है। फिर एक्टिन किससे संपर्क करता है बताइए, वो क्या नाम है उसका, दूसरे का, इसके साथी का, बहुत सुंदर। एक्टिन में गति होती है यानी मायोसिन से संपर्क होता है। फिर जैसे ही कैल्शियम आयन अंदर चला जाता है एसआर में, फिर वो गति रुक जाती है।
अब यहाँ एक बात है, गति तो होगी, हमने कहा था गति के लिए जरूरी क्या है कि उसमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी की जरूरत है। तो एनर्जी कहाँ से आएगा, आज हम लोग वो पढ़ेंगे। उससे पहले देखते हैं स्पाइनल कोड में भी मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स रहती हैं। एक तो हम लोगों ने ब्रेन तक देखा, तो स्पाइनल कोड की चर्चा आती है, तो स्पाइनल कोड में तो रहेगा, जाएगा कैसे। तो मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स कहाँ रहती हैं, स्पाइनल कोड में रहती है। लेकिन हम लोगों ने जब पढ़ रहे थे कि मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, बीच में एक कनेक्टिव वाला भी हम लोगों ने पढ़ा था, याद आया, 3 तरह का पढ़ा हुआ। अब कई बार क्या होता है कि ब्रेन बिजी है कहीं, हर हर मामला राजा देखें जरूरी नहीं है ना, हर मामला मोदी जी देखें, कुछ मामला उनके मंत्री लोग भी देख लेंगे। तो क्या होता है, कई बार ब्रेन को मैसेज पूरा ना जा करके वो बीच में ही मैसेज ट्रांसफर हो जाता है। सेंसरी न्यूरॉन्स होता है पोस्टीरियर हॉर्न में रहता है इसके, स्पाइनल कोड के। और मोटर न्यूरॉन क्या होता है, एंटीरियर हॉर्न में रहता है किसके, स्पाइनल कॉर्ड के। चलिए थोड़ा सा भारी शब्द हो जाएगा, अभी देखेंगे तस्वीर में इसको। तो वहां क्या होता है, जनरली क्या होता है, कॉर्टेक्स से ही आदेश मिलता है। कॉर्टेक्स ये वाला ब्रेन का हिस्सा हुआ कॉर्टेक्स, जनरली कॉर्टेक्स से ही मोटर न्यूरॉन को हिस्सा मिलता, वो मिलता, आदेश मिलता है कि जाओ मसल्स को ये बोलो वो बोलो, सब आदेश करता है। लेकिन कभी कभी ब्रेन यानी कॉर्टेक्स है व्यस्त, तो बोल दिया स्पाइनल कोड को तुम ही निपटा देना मामला। तो मस्तिष्क में मैं गया नहीं मामला, स्पाइनल कोड में ही पोस्टीरियर हॉर्न में पहुंचता है, फिर वहां से एंटीरियर हॉर्न में पहुंचता है। क्यों एंटीरियर में पहुंचता है, क्योंकि एंटीरियर में मोटर न्यूरॉन है, पोस्टीरियर में आपका सेंसरी न्यूरॉन है। तो सेंसरी न्यूरॉन गया जो पोस्टीरियर में है, उसने वहां से वो मैसेज चला गया एंटीरियर हॉर्न में। किसने किया, कनेक्टिव वाले ने किया। कनेक्टिव न्यूरॉन से हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि कनेक्टिव वाला भी एक होता है सिस्टम, वहां पहुंचा। फिर वो बिना ब्रेन को इन्वॉल्व किए ही कई बार एक्शन होता है, मांसपेशियों का में एक्शन होता है, इसी को स्पाइनल रिफ्लेक्स कहते हैं। जैसे कि अचानक से कोई चीज, अब आपका, अब देखिए इसको योग से जोड़िए। योग में कहा गया हमेशा ब्रेन को रखना है प्रेजेंट में, हमेशा प्रेजेंट में रहिए। मान लीजिए आप खो गए, अब ब्रेन तो कहीं खोया हुआ है, अब खोया हुआ तो ब्रेन उस दौरान व्यस्त है, ब्रेन अपने आप सिस्टम बना के स्पाइनल कोड वाला ही कुछ काम तो वो देखेगा। अचानक से किसी ने आपके कंधे पे हाथ रखा, आप चौंक गए, अरे क्या हुआ, हाँ। अब वो जो है ना, जिसको रोज काम करने की आदत है ब्रेन को, तो वो तो आराम से कर लेता, वो चौंकेगा नहीं, सामने हाँ हाथ रखे तुम हो, हाँ बहुत बढ़िया। इस ब्रेन जो है अभी कहीं और इन्वॉल्व है, काम किसने किया, स्पाइनल कोड से ब्रेन तक गया ही नहीं, डायरेक्ट जो है वो स्पाइनल कोड से मैसेज ट्रांसफर हुआ, ऐसे हाथ लगाया मैसेज ट्रांसफर हुआ, कौन है, तो वो चौंक गया, क्योंकि स्पाइनल कोड को उतनी आदत थी नहीं काम करने की। तब जाके ब्रेन इन्वॉल्व हुआ, ब्रेन जो कहीं और था वो आया, अच्छा 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 कोई बात नहीं। तो ये क्रिया होती है, गर्म चीज छुआ अचानक से हटाया, अगर ब्रेन आपका रहे प्रेजेंट तो ये नौबत ही नहीं आएगी, गर्म चीज को आप जनरली छुओगे क्यों, जनरली नहीं छुआ, आग में लगाओगे तो ब्रेन कहीं और है, गलती से इधर लग गया हाथ, तो होता है ये सब। अगर इसलिए कहा जाता है योग में हमेशा प्रेजेंट रहिए, प्रेजेंट रहेंगे तो कभी भी हार्ट बीट बढ़ने की नौबत आपकी नहीं आएगी। अब देखिए जो ये चर्चा हो रही है कि स्पाइनल कोड भी कई बार मंत्री जी बिना राजा की भूमिका निभाते हैं विशेष परिस्थिति में, इमरजेंसी की स्थिति में। देखिए यहाँ पर आपको स्पाइनल कॉर्ड का ये एक काट है, इसी में देखिए पोस्टीरियर और एंटीरियर, पोस्टीरियर और एंटीरियर। तो पोस्टीरियर हॉर्न ये देखिए ये सींग के आकार का बना हुआ है ना बीच में, जिससे कि न्यूरॉन्स जो है उसमें नर्व्स जो है उससे गुजर रही है। तो पोस्टीरियर हॉर्न में सेंसरी न्यूरॉन्स रहते हैं और एंटीरियर में मोटर न्यूरॉन्स। तो सेंसरी वाला आया पोस्टीरियर से और स्पाइनल कॉर्ड में कनेक्टिंग वाले ने उसको भेज दिया एंटीरियर में। ऐसा कब हुआ, जब ध्यान कहीं और है, तब इमरजेंसी की स्थिति में स्पाइनल कॉर्ड से ऐसा होता है। अब यहाँ पर देखिए स्पाइनल कॉर्ड का देखिए पोस्टीरियर व्यू ये हुआ, पीछे वाला हुआ, और एंटीरियर व्यू हुआ ये सामने वाला, डिस्क वाला, जहाँ डिस्क सामने, डिस्क अगर निकल जाए तो नर्व्स दबती है, तो सामने वाला उसको एंटीरियर व्यू कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब सवाल है कि ये सब एक्शन तो हो रहा है, एक्शन को हमने अच्छे से जान लिया, अब ऊर्जा कहाँ से मिलती है, कैसे ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा के बिना तो काम, तो हम आप भी काम नहीं करते हैं, कहते नहीं हमें तो कुछ पैसा चाहिए, सैलरी से घर परिवार कैसे चलेगा। मैं भी पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी कहता हूँ कुछ चाहिए हमें भी,
तभी तो हम पढ़ाएंगे, इतना समय दे रहे हैं। तो अब इसके एनर्जी को समझिए। पेशियों में काम करने के लिए, संकुचन होने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और ऊर्जा कहाँ से आएगी? जो हम लोग भोजन करते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, उसमें फिर ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीकरण कैसे होगा? पहले तो भोजन पचा तो वो ग्लूकोज में टूट गया। आज स्वाति जी ने एक सवाल पूछा हुआ था, कल मेरे ख्याल से आज पूछा था, तो उनसे, अंशुता मैम से पूछा था। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? छोटे कण ग्लूकोज में टूट जाता है। अब ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज की जरूरत होती है, हम अभी काम कर रहे हैं। ग्लूकोज टूट करके वो एटीपी में बदलेगा, एटीपी एनर्जी देगा। लेकिन मान लीजिए हमने भोजन खाया और तुरंत खाते सारा भोजन तो काम में नहीं लग जाएगा कि सारा ग्लूकोज बना, सारा ग्लूकोज खत्म, अभी थक जाएंगे, फिर भोजन करना पड़ेगा। तो हम ज्यादा लेते हैं ऑलरेडी, जितने ग्लूकोज की जरूरत होती है एटीपी में टूट करके एनर्जी देता है। उसके अलावे जो बच जाता है वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज क्या होता है? एक अणु वाला होता है। ग्लूकोज सबसे छोटी इकाई मान लीजिए ग्लूकोज हुआ। ग्लूकोज के भी और कई नाम है, हम लोग पढ़ेंगे आगे जब हम लोग पाचन संस्थान पढ़ेंगे वहां। वो ग्लूकोज के कई अणु मिल करके एक जटिल संरचना बना लेते हैं जिसको ग्लाइकोजन कहते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? ग्लाइकोजन में क्यों टूटता है? तो ग्लूकोज उतना, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ 10 किलो चीनी आपके घर में आया, तो आप छोटे डब्बे में 500 ग्राम चीनी रखोगे, आधा किलो रखोगे, 1 किलो रखोगे, बाकी 9 किलो आप स्टोर में रख देते हो एक साथ, जो बाद में इस्तेमाल होगा। उसी तरीके जितने ग्लूकोज की जरूरत अभी होती है उतना तो ब्लड में होता है, बाकी उसी ग्लूकोज के कण जो है आपस में जटिल संरचना बना करके सेव हो जाता है स्टोरेज में। कहाँ स्टोरेज में होगा? तो मांसपेशियों में, और यकृत मतलब आपके लिवर में स्टोरेज हो जाता है। आपने पूछा था स्वाति जी, लिवर में होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है, ग्लाइकोजन लिवर में स्टोरेज जी होता है। सर, जी सर, पूछा था। अब लिवर में ग्लाइकोजन स्टोरेज, ग्लाइकोजन और ग्लूकोज के अंतर को भी आप समझ गए। ग्लूकोज एक अणु वाला हुआ, तुरंत एनर्जी देने वाला। ग्लाइकोजन बहुत सारे ग्लूकोज के अणु को मिला करके कॉम्प्लेक्स जो है बनाया संरचना, और वो ग्लाइकोजन हुआ। वो स्टोरेज है, जब जरूरत पड़ेगी तो वही ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज में टूटेगा, फिर ग्लूकोज वहां से वो फिर प्रक्रिया होगी ऑक्सीकरण की। अब देखिए मांसपेशियों में स्टोर रहता है। अब मसल्स में स्टोर जो ग्लाइकोजन है वही संकुचन के लिए ऊर्जा की जरूरत को पूरा करता है। कैसे पूरा करता है? तो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। हम लोग जानते हैं ब्लड में जो है हम लोग श्वास लेते हैं, बाहर से ऑक्सीजन गया ब्लड के थ्रू एक एक मसल्स में पहुंचता है। अब वहां पर क्रिया होती है, वहां ग्लूकोज टूटता है। जब ग्लूकोज टूटता है, ग्लाइकोजन ही ग्लूकोज में, फिर ग्लूकोज टूटता है कैसे है? तो उस दौरान एक पायरुविक एसिड बनता है। अब ये सब ब्लड भी गया, ऑक्सीजन दिया, अब वो ऑक्सीजन से टूटा ग्लूकोज, उससे एक एसिड निकला जिसको पायरुविक एसिड कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सब, ध्यान देखें, एग्जाम में पूछा जाता है। पायरुविक एसिड निकला। अब वो पायरुविक एसिड क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विभाजित हो जाता है। यही पायरुविक एसिड किसमें विभाजित होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विभाजित होता है। साथ ही इस क्रिया के दौरान एटीपी भी बनता है। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी बनता है। अब जो ये एटीपी बना हुआ है, ये जो मुक्त हुआ है, वही काम करता है आपके यहाँ एनर्जी के लिए। इस प्रक्रिया में जो ऊर्जा एनर्जी मुक्त होती है उसका उपयोग क्या होता है? अधिक से अधिक एटीपी बनाने में होता है। एटीपी क्या है? कंपाउंड है। एक एटीपी एक नया कंपाउंड बन गया जिसको कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब जो एनर्जी वहां पर रिलीज हो रही है वो एनर्जी क्या करता है? और एटीपी का निर्माण करेगा, और एटीपी का निर्माण करेगा, एक आपके कंपाउंड का निर्माण करेगा। अब एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। एटीपी भी एडीपी में परिवर्तित हो जाता है, और फिर जो है वही आपका एनर्जी का काम करता है मसल्स में। जब उधर से मोटर नर्व्स ने मैसेज दिया तो वहां पर बिना करंट के तो कुछ नहीं होगा। करंट जाएगा तभी काम होगा। बिजली नहीं है तो आप कितना भी पंखा का बटन दबाते रहो, कुछ नहीं होगा, थका थका सा रहेगा। अब यहाँ सवाल है कि थकान क्यों होती है? पेशियों में थकान क्यों होती है? इसलिए होती है ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया हो रही है, ऑक्सीडेशन की, उस दौरान अगर आपके शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो आपका जो पायरुविक एसिड बन रहा है वो
लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, उसको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। पायरुविक एसिड की जगह लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो गया। लैक्टिक एसिड जैसे बनना शुरू होता है, लैक्टिक एसिड ही रीजन होता है मांसपेशियों में थकान का। इसीलिए जो हम दौड़ते हैं, ज्यादा कोई काम करते हैं, उसमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत, उतना ऑक्सीजन हम ले ही नहीं पाते हैं, नहीं ले पाते हैं, थकान होती। क्यों हुई? इसका मतलब उस दौरान लैक्टिक एसिड बन गया, इसीलिए मांसपेशियों में थकान होती है। अब आपका क्वेश्चन आ गया कि थकान किस एसिड की वजह से होती है? तो लैक्टिक एसिड की वजह से होती है। लैक्टिक एसिड क्यों बनता है? क्योंकि मांसपेशियों में पर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पहुंची, नहीं पहुंचने की वजह से पायरुविक एसिड की जगह लैक्टिक एसिड बन गया। इंपॉर्टेंट मांसपेशियां मसल्स हैं, उनके कुछ के नाम देखिए। अब 600 मसल्स, 600 तो नहीं पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट मसल्स हम लोग पढ़ लेते हैं। 2 क्वेश्चन अभी स्क्रीन पर आपके हैं। सबसे लंबी मांसपेशी कौन है? सबसे बड़ी मांसपेशी और सबसे लंबी मांसपेशी। तो सबसे बड़ी मांसपेशी है ग्लूटस मैक्सिमस वाला, जो आपके हिप्स पर होता है, ग्लूटस वाला नितंब पे, हिप पे, उसको ग्लूटस मैक्सिमस कहते हैं। इसमें भी ग्लूटस में भी 3 पार्ट होता है। तो मैक्सिमस वाला जो है सबसे बड़ी मांसपेशी। अभी देखेंगे एक मांसपेशी को, इसकी संरचना भी देखेंगे अभी, कहाँ पर होता है, कौन सा है। पहले बस नाम एक बार देख लीजिए। शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? ये है सार्टोरियस, यानी ये कूल्हे से शुरू होकर के घुटने के अंदर, यानी घुटने के नीचे अंदर तक जाता है। ये कूल्हा किसको कहते हैं? हिप्स को कहते हैं। तो हिप्स से शुरू होता है और घूम करके ऐसे घुटने तक जाता है। इसकी भी तस्वीर आपको अभी दिखाऊंगा कैसे जाता है ये। फिर चेहरे की मांसपेशी से अब शुरू करते हैं हम लोग। 2 तो हमने देखा, सबसे बड़ी और सबसे लंबी मांसपेशी का। अब देखिए चेहरे की मांसपेशी से शुरू करते हैं। बहुत सारी मांसपेशियां इंपॉर्टेंट पढ़े। चेहरे पे 2 प्रकार की मांसपेशियों को कैटेगरी बांट लेते हैं। एक होता है हाव भाव वाली मांसपेशी, ऐसे बैठे हुए हैं, कोई है कुछ बोल नहीं रहे, ऐसे कर दिया, बहुत कुछ कह दिया। किसी से पूछना और क्या हाल है या क्या कर रहे हो, कहाँ चले, तो आंख ऐसे मटका दिया। इतने में बहुत बात कह देती है। क्या हुआ? हाव भाव वाली पेशियां हो गई। और दूसरी कैटेगरी हो गई चबाने वाली पेशियों की, जिसमें खाना चबाते हैं, और जिसमें जो है हल्का खाना होगा सात्विक तो जल्दी चब जाएगा, और कहीं जो है छोले भटूरे वगैरह कुछ हुआ तो भटूरे को जो है चबाते रहिए, फिर मैसेटर को परेशान करते रहिए। अब हाव भाव वाली कुछ पेशियां हम लोग देखते हैं। इशारों, हाँ इशारों में बोल दिया हुआ। फ्रंटल बोन पर यहाँ भी पेशी होते हैं, जिसको कहते हैं फ्रंटेलिस कहते हैं। फ्रंटेलिस वाला यही हुआ, ये आईब्रो को ऊपर उठाना, ये देखिए उठ रहा है ना, ये किसकी वजह से होता है? ये हो रहा है फ्रंटेलिस की वजह से। ये फ्रंट पर है, फ्रंटेलिस की वजह से हो रहा है। इसकी तस्वीर भी देखें। और आंखों में भी बहुत सारी पेशियां होती है, 6 पेशियां होती है, 1-2 नहीं होती है, 6 पेशियां होती हैं। उसमें से भी इंपॉर्टेंट है कौन सा? ऑर्बिकुलरिस अकुलाई। अब ये कहाँ पर होता है? ये आंख में होता है। अब इसकी तस्वीर अभी देखेंगे कि आंख में एग्जैक्ट कहाँ होता है। और एक मुंह के चारों ओर जो अभी हम लोगों ने कहा था गोलाकार मांसपेशी होती है, उसको कहते हैं ऑर्बिकुलरिस ओरिस। ओरिस हो गया तो मुंह वाला हो गया, तो गोलाकार होती है वो। पहले इसके हाव भाव वाले की वो देख लेते, तस्वीर देख लेते हैं एग्जैक्ट कहाँ होता है। देखिए इस तस्वीर। अब इसमें फ्रंटालिस देखा, फ्रंटालिस ये हुआ, आधा दिखाया हुआ आधा नहीं, फ्रंटालिस ये हुआ। प्रत्येक आंख में छोटी छोटी पेशियां होती हैं, 6 पेशियां होती हैं। अब उसी में देखिए एक यहाँ पर लिखा हुआ, इस जगह देखिए ऑर्बिकुलरिस अकुलाई। ये पलक जो है, जब पूरा आंख बंद करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा, ये वाला हिस्सा। ऐसे आंख खोल के रखे हैं तो वो अंदर चला गया। अब उसी की वजह से आंखें बंद हो रही खुल रही। अगर आ जाए आंखें बंद हो रही खुल रही किस मसल्स की वजह से हो रही है? तो ऑर्बिकुलरिस अकुलाई की वजह से। अब हम लोग देखेंगे, हमने कहा मुंह वाला देखिए, होंठ के ठीक ऊपर जो ये है, ये वाली मसल्स है, यानी स्किन की ठीक नीचे जो मसल्स है उसकी, उसी को कहते हैं ऑर्बिकुलरिस ओरिस। ओरिस जैसे आगे सोचिए मुंह से रिलेटेड है, ओरिस मुंह से रिलेटेड। ये तो हाव भाव वाले, बहुत तरह के हाव भाव बनाते हैं। तो हाव भाव वाले मसल्स में बहुत सारे हैं, हम लोगों ने सिर्फ 3 नाम पढ़ा हुआ है। चबाने वाली पेशियां देखते हैं, जो भोजन चबाने में काम करती हैं, उसमें एक है मैसेटर मसल्स।
मैसेटर मसल्स हो गया आपका ये वाला, ये है ना, ये यहाँ ये उभरा हुआ होता है, ये मैसेटर है, बड़ा मजबूत होता है। ज्यादा दांत से दबाएंगे, देखिए महसूस कीजिए, दांत पे दांत चढ़ाइए, जोर से दबाइए, ये यहाँ पर आपको महसूस होगा, यही है मैसेटर मसल्स। भोजन चबाने में देखिए कोई मसल्स एक काम कर रहा है तो दूसरा सपोर्ट कर रहा है, ऐसा नहीं ये चबा रहा है सिर्फ यही चबाने में मदद करता होगा, दूसरा भी मदद करेगा। उसके बाद है टेम्पोरेलिस पेशी। टेम्पोरेलिस, टेम्पोरल कहाँ हो गया, ठीक इसके ऊपर होगा, ये टेम्पोरल वाला एरिया, टेम्पोरेलिस ये भी है, तो ये इससे जुड़ी होती है, ये भी मदद कर रहा है टेम्पोरेलिस वाला, जबड़े को ऊपर उठाने में भी मदद करता है, पीछे खींचने में भी मदद करता है। अभी रुक जाइए, फिर उसके बाद एक और यहीं पर है टेरिगॉइड पेशी। टेरिगॉइड में स्पेलिंग देखिए, पी से शुरू हो रहा है लेकिन पढ़ा जाता है टेरिगॉइड पेशी। सिग्निफाइड से जुड़ी होती है। स्निफाइड कहाँ होता है, जो आपके ब्रेन को ऐसे आधार दे के रखता है, इसके अंदर जो ब्रेन को रोक के रखता है, वो वाला हो गया। अब इसको तस्वीर में देखिए, एक एक पेशी को सिर्फ शब्द नहीं तस्वीर में भी आपके सामने रखा हुआ है। यहाँ देखिए, हाँ ये हो गया आपका मैसेटर वाला। मैसेटर दोनों तरफ से देखिए, इनका भी देखिए, इनका भी देखिए, जो समझ में आ जाए उसको अपना लीजिए। ये मैसेटर वाला हो गया। फिर मैसेटर वाले के बाद हम लोगों ने पढ़ा हुआ था टेम्पोरल वाला। टेम्पोरल वाले का तो पता ही है, ठीक उससे ऊपर वाला हो गया मैसेटर, और ये टेम्पोरल वाला हो गया। ये क्लियर हो गया, मैसेटर हो गया, टेम्पोरल हो गया। और एक और बात आई थी, ये यहाँ देखिए, जो कि हमने कहा था स्फिनाइड से जुड़ा होता है, कौन सा, टेरिगॉइड वाला, ये उसके बीच में मान लीजिए, ठीक दोनों के बीच में है, यहाँ से जुड़ा होता है। ये लेटरल व्यू में, लेटरल इसलिए लिखा हुआ कि लेटरल व्यू आप देख रहे हैं, साइड से जब देखते हैं लेटरल व्यू देख रहे हैं, इसीलिए ऐसा लग रहा है किनारे वाला, जबड़े में गति उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण है। अब हम लोग चेहरे पे जो इंपॉर्टेंट था वो देख लिया, अब हम लोग आते हैं गर्दन की मांसपेशियों में। गर्दन में जो ये वाला मेन है, जो देखिए दिख भी रहा है साफ साफ, ये जुड़ा हुआ आपके कंधे से, यहाँ से जोड़ के रखा हुआ है, ये इसका क्या नाम है, बड़ा लंबा नाम है, देखिए स्टेर्नोक्लीडोमेस्टॉइड पेशी। स्टेर्नोक्लीडोमेस्टॉइड पेशी। अब इसको नाम रखिए, इतना लंबा चौड़ा, सबसे लंबा चौड़ा वाला नाम जो है ना वो गले में है, गले में सबसे लंबा चौड़ा वाला नाम, ठीक है, क्योंकि गले में क्या होता है, विशुद्धि चक्र होता है, विशुद्धि चक्र में पेटल्स जो है 16 होते हैं, ऐसे ज्यादा पेटल्स हैं तो उसका नाम बड़ा टफ वाला लंबा सा नाम है, क्या है, स्टेर्नोक्लीडोमेस्टॉइड पेशी। अब गर्दन वाली पेशी का भी नाम देख लिया, उल्टा पुल्टा नाम है, ध्यान रहेगा, वहां पर आएगा तो चला गया मेमोरी में रख लीजिए। अब हम लोग आते हैं कंधे की मांसपेशी से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, कंधे और हाथ की मांसपेशी को हम लोग अब देखेंगे। कंधे में जो ठीक ये बाइसेप्स के ऊपर है, डोले सोले दिखा रहे हैं, उसके ठीक ऊपर जो ये वाला होता है, ये तस्वीर में आपको दिख रहा है, ये होता है डेल्टॉइड। डेल्टॉइड मांसपेशी इसको कहते हैं, सीधा सीधा ये सामने से, कोई इसमें और ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं, डेल्टॉइड ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। डेल्टॉइड के ठीक नीचे सामने से हो गया आपका बाइसेप्स वाला, और इसके नीचे हो गया आपका ट्राइसेप्स वाला। सामने से आपका हो गया बाइसेप्स वाला ये, और नीचे हो गया ट्राइसेप्स वाला। ये कौन सा पोस्चर है वैसे हाथ का, ये सुपाइन वाला पोस्चर है या ये प्रोनेशन वाला पोस्चर है, सुपाइनेशन, क्या सुपिनेशन, यस सर, सुपिनेशन, सुपाइनेशन। बहुत बढ़िया, सुपाइनेशन वाला। सुपाइनेशन से देखेंगे तो ऊपर वाला बाइसेप्स हो गया, और ये नीचे वाला आपका ट्राइसेप्स हो गया। डेल्टॉइड तो आपने देख ही लिया, तो 3 इंपॉर्टेंट हमने देख लिया यहाँ पर हाथ में। आगे बढ़ते हैं, छाती की मांसपेशी पर आते हैं, कुछ छाती की मांसपेशियों को देखते हैं। पेक्टोरेलिस होता है, पेक्टोरेलिस मेजर और पेक्टोरेलिस माइनर। कंधे के ठीक नीचे छाती की मांसपेशी है, कंधे के ठीक नीचे है, और ये मेजर और माइनर क्यों कहा गया है, इसको अभी हम लोग देखेंगे। पहले ये देखते हैं, कंधे के ठीक नीचे छाती की मांसपेशी है, कार्य क्या करता है, कंधे को आंतरिक घुमाव देता है, कंधे को पूरा ऐसे ऐसे पूरा घुमा रहे हैं, ये उसकी वजह से होता है। और कहा गया है हाथ को छाती के सामने लाने में भी ये मदद करता है, हाथ को अगर छाती के सामने ला रहे हैं, वक्षस्थल विकासक क्रिया कर रहे हैं, तो उसमें इसका भी रोल होगा, पेक्टोरेलिस मेजर का और पेक्टोरेलिस माइनर का। अब मेजर माइनर कहाँ कहाँ होता है ये देखिए,
पेक्टोरलिस मेजर जो है ऊपर वाला है, चेस्ट वाला, और उसको जब काट करके यहाँ पेक्टोरलिस मेजर को हटा दिया है तो नीचे उसके पेक्टोरलिस माइनर वाला है। पेक्टोरलिस मेजर ऊपर वाला हो गया, उसके नीचे पेक्टोरलिस माइनर वाला है। तो दोनों तरफ, अंदर बाहर दोनों तरफ से जोड़ के रखा हुआ। तो हाथ को आगे पीछे कीजिए, छाती के सामने लाइए। ये कहाँ हो गया? छाती का हो गया। अब हम लोग आते हैं मसल्स रिस्पिरेशन वाला, जो श्वसन की पेशी वाला। इसको देखिए तस्वीर, ये सब कई बार पढ़ना पड़ेगा। और डायफ्राम वाला तो योग वालों को तो याद रहना चाहिए, डायफ्राम से क्वेश्चन कभी भी पूछ दिया जाता है। हमने दोनों तस्वीर लगा दिया। अब देखिए, जो आपको पसंद आए वो तस्वीर अपने जहन में बिठा लीजिए। डायफ्राम क्या होता है? आपका जो लंग्स एरिया है, फेफड़ा है, और नीचे गुहा, पेट का गुहा है। एक हो गया थोरेसिक कैविटी, एक हो गया एब्डोमिनल कैविटी। दोनों कैविटी को बांटेगा कौन? तो ये बांटेगा डायफ्राम। डायफ्राम नहीं होगा तो ये लटका रहेगा, दर्द होता रहेगा हमारे लंग्स में। लेकिन उसको सपोर्ट दे रहा है, लंग्स को कौन सपोर्ट दे रहा है? थोरेसिक कैविटी को। थोरेसिक कैविटी में जो लंग्स है उसको सपोर्ट दे रहा है डायफ्राम। तो डायफ्राम का आकार क्या होता है? गुंबद का आकार का। देखिए गुंबद होता है ना मंदिर पे या मस्जिद पे, ऐसे गुंबद, इसका आकार गुंबद के जैसा होता है। लेकिन जब हम श्वास लेते हैं, लंबा श्वास लिया, अब क्या होगा? डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, गुंबद नीचे चला जाएगा, ऐसे फ्लैट हो जाएगा। और फिर जैसे श्वास छोड़ेंगे, फिर वो डायफ्राम गुंबद का बन जाएगा। फिर श्वास लेंगे, डायफ्राम फ्लैट, श्वास छोड़ा, डायफ्राम गुंबद का बन गया। ये एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? इनहेल करने पर डायफ्राम की स्थिति क्या होती है? या डायफ्राम फ्लैट होता है इनहेल में या एक्सेल में? कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो डायफ्राम वाला ये हो गया आपका। अब हम लोग इंटरकोस्टल पेशी, छाती की पेशियों को ही देखें तो इंटरकोस्टल पेशियों को भी देखना जरूरी है, एग्जाम में हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए। अब इंटरकोस्टल में भी एक एक्सटर्नल होता है इंटरकोस्टल, एक होता है इंटरनल इंटरकोस्टल, ये भी पूछ दिया जाता है। और एक सबसे उसके भी अंदर होता है इनर मोस्ट इंटरकोस्टल होता है। एक तो एक्सटर्नल बाहर वाला, इंटरनल तो अंदर वाला। अंदर में भी एक अंदर का होता है बहुत छोटा, इसको इनर मोस्ट इंटरकोस्टल पेशी कहा जाता है, मसल्स कहा जाता है। कैसे? पहले तो इस तस्वीर को देखिए, इसमें सिर्फ आपके रिब्स हैं, हर दो रिब्स के बीच में मसल्स हैं। उसी मसल्स को, वो मसल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऊपर से भी नीचे से भी चारों तरफ से कनेक्टेड है। तो रिब्स के बीच में जो मसल्स है उसको इंटरकोस्टल मसल्स कहा जाता है। अब उस इंटरकोस्टल मसल्स में जो भी मोटाई उसकी होगी, उसके 3 लेयर्स होते हैं। पहला वाला ऊपर वाला हो जाएगा एक्सटर्नल, बीच वाला को नाम रखा गया इंटरनल, और सबसे अंदर वाले का नाम रखा गया इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स। बाहर वाला एक्सटर्नल, बीच वाला इंटरनल, और सबसे अंतिम वाला इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स। क्लियर है? अब जो लोग पीडीएफ पढ़ के आए होंगे उनको आसान लग रहा होगा, जो नहीं पढ़े होंगे लग रहा होगा ये सब कुछ चीजें पहली बार सुन रहे हैं, पता नहीं कितना याद रहेगा, तो देखना पड़ेगा। अब इसका क्या कीजिए, कुछ चार्ट अपने से बनाइए, उसको अपने कमरे में चिपका दीजिए। जो चीज टफ है उसको चिपकाना ही चाहिए, वैसे तो बाकी भी चिपकाइए, अच्छा रहेगा। अब हम लोग पेट की कुछ मांसपेशियों को देखते हैं। आज हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे ताकि रहे ना हमारे लिए। पेट की मांसपेशियों जिसको कहते हैं ना 6 पैक एब्स बना ले, किन किन लोगों ने बना लिया हुआ है? तो योग कर करके 6 पैक एब्स बना लिया हुआ है। तो 6 पैक एब्स कौन सी मांसपेशी में बनते हैं? ऐसे एग्जाम में पूछते हैं, उसको कहते हैं रेक्टस एब्डोमिनिस पेशी, रेक्टस एब्डोमिनिस मसल, रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स, रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स। ये पेट के सामने की मांसपेशी हो गया। और यही जो है आपको 6 पैक्स एब्स, या कई लोगों का सिंगल पैक एब्स भी होता है। सिंगल पैक एब्स, खाना खा लिया पेट ऐसे हो गया, योग नहीं कर रहे हो, क्या होगा? 1 पैक एब्स होगा, सिंगल पैक एब्स। तो वो उनका कहेंगे कि रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स जो है वो आराम फरमा रहा है, उसको थोड़ा मेहनत कराइए। तो देखिए इस तस्वीर में कितना सुंदर तस्वीर दिया हुआ है। अब इसी में जो हमने अभी कहा था ना लीनिया एल्बा वाला, ये बीच वाला, दोनों देखिए दो दो बना हुआ है ना बिस्किट, उस बिस्किट के बीच वाला जो हिस्सा है वही है। वो क्या है? आपका टेंडन है जो चादर के रूप में है।
फैल जाता है। अब यहाँ पर एक और है, इस बिस्किट वाले के यानी कि जो 6 पैक एब्स है उसके बगल में लाल वाला देखिए, लाल वाले का भी नाम है। इसका नाम क्या है? ये इसमें दो है, एक्सटर्नल और इंटरनल व्यू। इसको कहते हैं एक्सटर्नल या इंटरनल ऑब्लिक मसल कहते हैं, ऑब्लिक मसल। ये है ऑब्लिक मसल जो इसको सपोर्ट दे रहा है। किसको? इस वाले मसल्स को, रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स को सपोर्ट दे रहा है। और ये ऑब्लिक मसल्स में भी दो है, एक्सटर्नल इंटरनल, एक्सटर्नल इंटरनल। एक्सटर्नल बाहर वाला, इंटरनल अंदर वाला, सिंपल सी बात है। एक्सटर्नल और इंटरनल इसमें भी है। अब हम लोग आगे आते हैं। हाँ, अब ग्लूटस मसल्स पर हम लोग पहुंच गए, नितंब की पेशियों पर पहुंच गए, बस कंप्लीट होने वाला है, पांव तक आकर के छोड़ देंगे। ग्लूटस मसल्स में भी 3 पार्ट होता है। एक तो हम लोगों ने अभी देखा ग्लूटस मसल्स में, एक तो सबसे बड़ी मसल्स होती है, वो कौन सी होती है? ग्लूटस मैक्सिमस होती है। देखिए ग्लूटस मैक्सिमस कौन सी है मसल्स है, देख रहे हैं? ग्लूटस मैक्सिमस वाले मसल्स जो है, नितंब की जो मसल्स है, वो सबसे बड़ी मसल्स होती है। अब वो मसल्स अकेले नहीं है, उसके साथ में 2 और है। कौन है 2 और? तो उसी में है ग्लूटस मीडियस और ग्लूटस मिनिमस भी है। ग्लूटस मीडियस हो गया थोड़ा सा उसके ठीक ऊपर वाला, और उसी के अंदर में ग्लूटस मिनिमस वाला होता है। ग्लूटस मैक्सिमस, ग्लूटस मीडियस, ग्लूटस मिनिमस। ध्यान रखिए, बस इतना रखेंगे। ग्लूटस मैक्सिमस सबसे बड़ी, उसके नीचे हो गया ग्लूटस मैक्सिमस, मीडियस, ग्लूटस मीडियस, और उसके नीचे आपका हो गया ग्लूटस मिनिमस हो गया। तीनों मिल करके काम करेगा, मूवमेंट देगा, अकेले नहीं करेगा कोई काम। इसका भी हो गया। इसके काम क्या हो गया? मैक्सिमस का काम तो हो गया उठने, चलने, दौड़ने, चढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें भी आपको मदद करेगा। ये हैमर को एक्सटेंड करता है, कौन? ग्लूटस मैक्सिमस वाला। और मैक्सिमस के ठीक ऊपर जो आपके है आगे से, ये हो गया कूल्हे के जोड़ को एक्सटेंड करता है, कूल्हे के जोड़ को एक्सटेंड करता है। हैमर को एबडक्शन मूवमेंट कराता है। एबडक्शन मूवमेंट क्या होता है? हैमर कौन सा है? सबसे बड़ी हड्डी, उसको एबडक्शन मूवमेंट कराने में मदद करता है। बताइए तो कौन सा हो गया? अवे फ्रॉम मिडिल लाइन, शरीर से दूर ले जाने वाला। अवे फ्रॉम मिडिल। हाँ, शरीर से दूर, ऐसे पांव ऐसे फैलाया था ना, तो वो एबडक्शन हो गया। पास लाना एडक्शन हो गया। एबडक्शन दूर ले जाना, पास लाना पांव का एडक्शन हो गया। हमने कहा था डी डी जुड़ेगा, दोनों भाई भाई जुड़ गया, तो वो हुआ एडक्शन। ये एबडक्शन है, दूर जो ले जाने वाली क्रिया है, वो ग्लूटस मीडियस का है। और ग्लूटस मिनिमस भी उसके साथ जुड़ा हुआ, वो भी उसी में मदद करता है, वो भी एबडक्शन मूवमेंट में मदद करता है। थाई को रोटेट करने में भी दोनों भाई मदद करता है। मैक्सिमस वाला, मैक्सिमस के ठीक ऊपर वाला ये मीडियस वाला, और मिनिमस वाला, दोनों। अब हम लोग, हाँ एक साथ ये देख लिया, यहाँ पर एक और तस्वीर। ग्लूटस मीडियस वाला हो गया, और ग्लूटस मैक्सिमस हो गया, और इसी के नीचे आपको मिनिमस वाला है, ग्लूटस मिनिमस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक ऊपर बात आई थी, शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी? शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी है, कूल्हे से शुरू होकर के घुटने के अंदर तक जाती है। तो ये देखिए, कूल्हा मतलब हिप्स के पास, ये जो आपका पेल्विक वाला एरिया है, वहां से कूल्हे से लेकर के देखिए घुटने के वहां अंदर तक जा रहा है, और इसका नाम है सार्टोरियस मांसपेशी। सार्टोरियस एकदम बेल्ट की तरह जा रहा है वहां तक। सबसे लंबी मांसपेशी यही है, सार्टोरियस। एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। इसका काम क्या है? कूल्हे को घुटने को मोड़ने में, जांघ को बाहर की ओर घुमाने में, पैर को शरीर से दूर ले जाने में। शरीर से दूर ले गया तो क्या? एबडक्शन वाला हो गया। सुखासन पद्मासन में जो हम लोग बैठते हैं, उसमें भी ये मदद करता है। सुखासन पद्मासन में क्या नाम है इसका? सार्टोरियस। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। तकरीबन कंप्लीट होने वाला, परेशान मत होइएगा। जंघा के आगे वाली मांसपेशी पर आते हैं। जंघा के आगे वाली मांसपेशी, जंघा के पीछे वाली मांसपेशी, जो मांसपेशी होगा, एक है ग्लूटियल क्वाड्रिसेप्स, ग्लूटियल क्वाड्रिसेप्स, और एक है हैमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग का इस्तेमाल तो योग वाले या जिम वाले बहुत ज्यादा करते हैं।
ग्लूटियस क्वाड्रिसेप्स क्या है? जंघा पर आगे वाली मांसपेशी, ठीक सामने वाली। इसका नाम ही है क्या? क्वाड। क्वाड से याद रखें, कई बार क्वाड से पूछ दिया जाएगा, इतना क्वाड। तो स्क्वाड करते हैं ना हम लोग, जिसमें चेयर पोज वाला होता है, उसमें ये थाइज वाला कहते हैं ना, ऊपर वाला मसल्स बहुत दर्द करने लगता है, चेयर में रुकिए तो यही मसल्स दर्द करता है, यही यही दर्द करता है। वो कौन सा है? ग्लूटियस क्वाड्रिसेप्स है। ग्लूटियस क्वाड्रिसेप्स, क्वाड से याद रखिए, स्क्वाड, क्वाड, स्क्वाड। एस इधर से लगा दीजिए तो स्क्वाड ही हो गया, यहाँ से ले लीजिए स्क्वाड, अब याद रहेगा। ग्लूटियस स्क्वाड्री, ग्लूटियस क्वाड्रिसेप्स, स्क्वाड हमने जोड़ दिया। ठीक है, कुर्सी पर से उठने में, सीढ़ी चढ़ने में, कूदने में। और ये वाला किसी को कीजिएगा मत, लेकिन जान लीजिए, किसी को लात मार देते ना, ऐसे लात मारा, तो वो देखिए यही वाला होता है, ग्लूटियस क्वाड्रिसेप्स होता है। लेकिन मारना नहीं किसी को, योग वाले हम लोग, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, लेकिन हमें जानना है उस फंक्शन में यही वाला होता है। फिर आते हैं हम लोग हैमस्ट्रिंग मसल्स में। हैमस्ट्रिंग मसल्स कौन सा हो गया? ठीक पीछे वाला मसल्स हो गया, जंघा के पीछे वाली मांसपेशी। अभी देखेंगे हैमस्ट्रिंग में 3 मांसपेशी होती है, और बाइसेप्स वाला होता है, एक होता है बाइसेप्स फेमोरिस, और एक होता है सेमी टेंडिनोसस, और एक होता है सेमी मेम्ब्रेनोसस। हैमस्ट्रिंग में भी 3 होता है, हम लोग एक ही अभी याद रखेंगे, हैमस्ट्रिंग वाला। अब देखिए ऊपर वाला हो गया आपका ग्लूटियल क्वाड्रिसेप्स, और नीचे वाला यहाँ पर हैमस्ट्रिंग मसल्स हो गया। दोनों को तस्वीर देख लिया, समझ गए। आगे इसी में बढ़ते हैं। एक होता है पिंडली वाली, काफ जो मांसल भाग होता है, वहां जो ये मोटा सा भाग है, बेलनाकार, एकदम बेली सा निकला हुआ है, इसको क्या कहते हैं? यहीं से एक तो हड्डी जा रही थी, ये एक वो जा रहा था, टेंडन जा रहा था, जिसके बारे में भी चर्चा हुई थी, और सबसे मोटा वाला था। गैस्ट्रोनीमियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैस्ट्रोनीमियस, जिसको हम लोग काफ मसल्स कहते हैं। यहाँ पर भी वो होता है, क्रैम्प आता है बहुत, इसमें भी क्रैम्प आता है, गैस्ट्रोनीमियस। और इसको पता नहीं, ऐसा जैसे नाम है ना गैस्ट्रो, इसको दबाने से भी बहुत सारे लोगों को गैस निकलती है, ये हमने देखा हुआ है। कई लोग बहुत गैस बनती है, उसको अगर गैस्ट्रोनीमियस को दबाइए तो जैसे लगता है गैस का भंडार है ऐसा। और बहुत सारे योग वाले कहते हैं कि इस पर अगर ऐसे मुक्का 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 ऐसे धीरे 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 सर ये मारिए तो गैस। नेचुरोपैथी का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, वहाँ पे पिंडलियो मसाज, अच्छा देखिए मौली जी उससे ने गैस बताया। पेट के लिए दिया जाता है। जिनको भी पेट की कोई भी दिक्कत है तो काफ मसल्स का मसाज करके फिर पट्टी बांध दी जाती है। बताइए, अब नाम भी है गैस्ट्रोनीमियस, तो अब याद रहेगा ना, दोनों चीजें जुड़ गई। अब आप लोग भी दीजिएगा उसका मसाज। कहाँ पे गैस की समस्या कहाँ हो रही है? काफ में, काफ का मसल्स का नाम क्या है? गैस्ट्रोनीमियस। अच्छा दबाइए उसको, दबाइए, दर्द खत्म होगा। बहुत बढ़िया। वैसे दर्द गैस की वजह से ही होता है, गैस वो का बहुत बड़ा रोल होता है घुटने की, उसमें धीरे धीरे ऐसा हो जाता है, फिर घुटने में दिक्कत आ जाती है, फिर गैस ने अपना चरम रूप धर लिया, फिर सिर्फ गैस दूर करने से नहीं होगा, तो इलाज करना पड़ेगा। अब ये मसल्स क्या करता है गैस्ट्रोनीमियस? टखने को प्लांटर फ्लेक्शन में मदद करता है। प्लांटर फ्लेक्शन क्या होता है? डोर्सी फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन। कौन से आसन में प्लांटर फ्लेक्शन पढ़ा था हम लोगों ने? भुजंगासन। भुजंग में प्लांटर, और डोर्सी किस में पढ़ा था? पर्वतासन। पर्वतासन, पश्चिमोत्तान में हाँ खींचेंगे तभी। ठीक है, तो इसमें ये प्लांटर फ्लेक्शन हर किताब में लिखा हुआ है, जहां भी है ना इसके लिए प्लांटर फ्लेक्शन शब्द लिखा हुआ, तो हो सकता है ये आ जाए, तो ध्यान रखिए गैस्ट्रोनीमियस। अब यहाँ पर हमारा, हमने इसके बाद और मांसपेशी नहीं लिया। अब कुछ क्वेश्चंस देखिए, दिसंबर 2024 में पूछा गया, तकरीबन कंप्लीट है क्वेश्चंस, सारा रिवीजन कर लीजिए, अच्छा रहेगा। शारीरिक उत्तकों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए, ध्यान से एक एक चीज को पढ़िए और उत्तर दीजिए सही विकल्प का। महानाड़ी कहा जाता है टेंडन को, टेंडन अस्थि से जोड़ती है। उपकला उत्तक शारीरिक सतहों की ऊपरी परत एवं आंतरिक गुहाओं की परत बनाते हैं। तीसरा है चिकनी मांसपेशी हृदय में स्थित होती है। रक्त एवं लसिका कोशिकाओं के विशिष्ट संग्रह वाले संयोजी उत्तक हैं। तंत्रिका उत्तक कोशिका शरीर एवं एक्सॉन से बना होता है। अब कौन कौन इसमें सही है? 2 सही होगा।
पहला बताइए सही है क्या? अस्थि को अस्थि से टेंडन जोड़ता है? नहीं। गलत। नहीं दूसरा सही, दूसरा सही है क्या? उत्तला उत्तक की बात हो रही है, एपिथेलियल टिश्यू वाले बात हो रही है, ये सही है। अच्छा तीसरा सही है क्या? तीसरा गलत है, चिकनी पेशी नहीं, कार्डियक मसल्स होता है ना हृदय में, होती है स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स नहीं होता है, स्टमक में होती है। कार्डियक। ठीक है, अब ये देखिए संग्रह वाले संयोजी रक्त एवं लसिका कोशिकाओं के विशिष्ट संग्रह वाले संयोजी उत्तक होते हैं, ये होता है क्या? ये सही है। ये सही है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया फरवरी 2023 में, अब ये क्वेश्चन देखिए, स्कंद मांसपेशी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? शोल्डर मसल्स इज आल्सो नोन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स? डेल्टॉइड। पक्का डेल्टॉइड? ठीक है, डेल्टॉइड। डेल्टॉइड। ठीक है, ये है डेल्टॉइड, ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नवंबर 2021 में पूछा गया एक्सियल स्केलेटन की हड्डियां हैं, बताइए, पढ़ लिया हुआ था एक्सियल स्केलेटन, दो पढ़ा हुआ था ना स्केलेटन मसल्स में, एक्सियल और एपेंडिकुलर। अब एक्सियल टिब्रा और स्कैपुला। कैल्विकल नहीं है तो कंधे में आते हैं। हायोइड होगा ना, हायोइड। साइड होगा। तो आप क्या है, वर्टिब्रा, स्कल, स्कल भी होगा, स्कल भी है स्कल सर। और हाइयोइड भी। बीडीई। बीच वाला हो गया ना, वर्टिब्रा तो हो ही जाएगा, स्कल भी हो जाएगा और आपका थायराइड वाला भी हो जाएगा, सब किसमें आता है? पेंडुलम ठीक है, पेंडिकुलर में। फोर्थ ऑप्शन सर। फोर्थ ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जून 2020 में पूछा गया ऐच्छिक मांसपेशी पाई जाती है, अब बताइए ऐच्छिक मांसपेशी जीभ में, इसोफेगस के प्रारंभिक भाग में, इसोफेगस के पीछे वाले भाग में, फेरिंग्स में, त्वचा के डर्मिस में। ऐच्छिक हो गया वॉलंटरी मसल्स, वॉलंटरी जो मसल्स है वो कहाँ पाए? तो जीभ में, इसोफेगस के शुरुआत में, इसोफेगस के बाद में, फेरिंग्स में, त्वचा में। हालांकि इसोफेगस वगैरह नहीं पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी इतना तो होगा आइडिया। फेरिंग्स में, ए बी डी होना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन ग्लूकोज बाहर नहीं निकलने देता है तो ये प्रारंभिक हिस्से में है। कौन सा होगा? ए, बी और डी। ए बी डी। ए बी और डी ऐच्छिक पेशियां हैं, चौथा ऑप्शन है ए बी और डी। इसका और इस क्वेश्चन को दोबारा भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ए बी डी। दिसंबर 2019 का एक क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन कर्ण अस्थियां, कर्ण मतलब कान, कान की अस्थि है? इलियम तो फर्स्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन। जून 2019 का ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कलाई की अस्थियां हैं? इंकस, ल्यूनेट, कैपिटेट, स्टेपिस। कैपिटेट है, लूनेट, बी एंड सी। फोर्थ ऑप्शन। बी और सी, यूनिट एंड कैपिटेट। बी और सी, दो पता है कि दो नहीं है इसका, तो आइडिया लग जाता है। बहुत बढ़िया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अब यहाँ पर देखिए, मैलियस, मैक्सिला, स्केफॉइड, स्टर्नम, कहाँ से? मैलियस, मैक्सिला, स्टर्नम तो वक्ष आएगा, डी का फोर, मैलियस कर्ण डी में का होता है। आईडी में सर थर्ड ऑप्शन आएगा। थर्ड ऑप्शन। अच्छा डी D4 का देखिएगा, स्टर्नम का वक्ष लगेगा तो निकल गया। और एक में ही है। तो मैलियस किस में हो गया? ए वाला हो गया आपका, कान में मैलियस हुआ। बी वाला हो गया मैक्सिला, मैक्सिला का मैक्सिला मैंडिबल, जबड़ा वाला मैक्सिला मैंडिबल हो गया, ऊपर वाला मैक्सिला, नीचे वाला मैंडिबल। उसके बाद आपका हो गया स्केफॉइड वाला कलाई में हो गया, स्टर्नम वक्ष में हो गया। तीसरा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 18 का है। डेंड्राइट तंत्रिका आवेगों को ले जाते हैं सेल बॉडी से दूर, एक्सॉन की ओर, सेल बॉडी की ओर, एक्सॉन ले जाते हैं सर।
सेल बॉडी सेल बॉडी की जोड़ने का कार्य। डेंड्राइट्स पहले सेल बॉडी में Axon. लिख जाएगा, सेल Axon. बॉडी से फिर एक्सॉन में जाएगा। ठीक है, Okay. अब आगे है कपाल अस्थियां। उदाहरण है कपाल अस्थियां, छोटी अस्थियों के चपटी। टेढ़ी मेढ़ी अस्थियों की चपटी चपटी अस्थियों की चपटी चपटी टेढ़ी सर, मेढ़ी चपटी कहाँ है। से? टेढ़ी मेढ़ी सर वो नीचे है, कुल्हे के पास की है वो। व्हाट इज टेढ़ी मेढ़ी स्पाइनल कॉर्ड वाला हो गया, चेहरे में Spinal भी कुछ cord, हाँ सर। इरेगुलर जिसको बोलते हैं ना। इरेगुलर वाला हो गया ना। अगला क्वेश्चन देखिए, इन सभी साइनोवियल संधियां हैं। साइनोवियल से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रीली मूवेबल होगा सर, फ्रीली मूवेबल होगा सर, फ्रीली मूवेबल। क्योंकि घुटने में भी रहता है साइनोवियल। साइनोवियल जहां भी है वो फ्रीली मूवेबल होगा। उसमें जॉइंट्स आएगा। ये कब याद कर लीजिए, साइनोवियल जहां भी होगा फ्रीली मूवेबल होगा। देखिए, जुलाई 2018 का निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक का उदाहरण है? कनेक्टिव Blood. टिश्यू कौन? हृदय पेशी, स्मूथ मसल्स, ब्लड, स्प्लीन। कौन सा होगा? ब्लड वाला होगा। तीसरा वाला। फिर है अरेखित पेशियां पाई जाती है, अनस्ट्रेटेड मसल्स होती हैं, जिसको स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। मसल्स कहाँ पे मिलते हृदय, आंतों या में, हाथ पैर में, ये तुम रेखित होती है ये होगा। यकृत में। हृदय में तो रहती है। बी और ए और बी, B C और A, ए और बी ऑप्शन। A, C, मतलब ए और बी सही है। Second. फर्स्ट ऑप्शन, B भी है। फर्स्ट ऑप्शन लग रहा है। ए एंड बी। ए और बी। आंत और यकृत में हो गया। और हृदय के अतिरिक्त सभी अनैच्छिक अंगों में, ये देखिए ये ऐसा शब्द लिख दिया ना कि हृदय समझ करके परेशान मत हो जाइएगा। ए और बी होगा, ए और बी यही होगा ना। हृदय में तो होगा, ए और बी होगा पहले, क्योंकि वो सेंटेंस ऐसा घुमा के दिया ना। निम्नलिखित कशेरुकाओं के एक समूह। बार फिर से बताइए ना वो क्वेश्चन 72। अच्छा बताता हूं, देखिए इसमें क्या पूछा गया, अनस्ट्रेटेड मसल्स कहाँ होती है? अनस्ट्रेटेड मसल्स को स्मूथ मसल्स भी कहा जाता है। हम लोगों ने मसल्स की 3 कैटेगरी देखी थी। स्ट्रेटेड मसल्स जो स्केलेटन वाला ये हो गया, स्ट्रेटेड मसल्स जो ऐच्छिक मसल वॉलंटरी मसल्स हो गया। अनैच्छिक को अनस्ट्रेटेड कहा गया। अनैच्छिक वाला पेट में होती है, आंतों में होती है, यकृत में होती है और हार्ट में होती है आपके कार्डियक मसल्स। हालांकि वो भी अनस्टेटेड नहीं है, लेकिन वो क्या है, उसमें भी स्टेट है, लेकिन वो है अनवॉलेंट्री है। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि हमें पूछा गया कि अनस्टेटेड वाला कहाँ होता है। तो हृदय के अतिरिक्त सभी अनैच्छिक अंगों में। तो अनैच्छिक अंग का क्या मतलब है? ऑल इनवॉलेंट्री ऑर्गन एक्सेप्ट हार्ट। तो हार्ट क्या है यहाँ, पूरा लिखा पड़ेगा। तो हार्ट के अलावे, तो हार्ट के अलावे जितने अनैच्छिक अंग हैं, इनवॉलेंट्री अंग है। हाथ इनवॉलेंट्री है क्या? यहाँ की मांसपेशियां ये वॉलेंट्री है, इसमें नहीं, इसमें वैसे भी स्टेटेड होता है। तो पेट की आंतें वगैरह जितनी है वो सब क्या होता है? अनस्ट्रेटेड होता है। और वो क्या है? अनैच्छिक अंग है। वो क्या है? इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स हैं। तो एक तो ये सही हो जाएगा, इसमें अनस्टेटेड होता है। दूसरा में वही बात को घुमा के लिखा हुआ है, आंतों और यकृत में, इंटेस्टाइन एंड लीवर में, वही बात लिख दिया हुआ, अलग सेंटेंस में लिख दिया है। तीसरा है हार्ट में। हार्ट में तो स्ट्रेटेड होता ही है, बस वो जाली के आकार का बना होता है। वो कार्डियक मसल्स अलग ही होता है, लेकिन वो स्ट्रेटेड होता है। दूसरा है हाथ और पैर में। हाथ पैर में तो स्ट्रेटेड मसल्स ही होता है। तो सी और डी होगा नहीं, ए और बी होगा। क्लियर हो गया? हाँ सर। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, कशेरुकाओं के समूह को अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। कशेरुका क्या होता है? वर्टिब्रा को कहते हैं। उसको अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। सेक्रल वर्टिब्रल, लंबर वर्टिब्रल, सर्वाइकल वर्टिब्रल, थोरेसिक। तो डिसेंडिंग रखना है, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे। नहीं नहीं, नीचे ऋतु जी, फिर वही असेंडिंग डिसेंडिंग में कहाँ गड़बड़ होगा? डिसेंडिंग मतलब सर नीचे से जाएगा ना। डिसेंडिंग मतलब ऊपर से नीचे। डिसेंडिंग नीचे मतलब नीचे। तो फिर ये सी से स्टार्ट होके जाएगा, सी डी बी है।
क्लियर कि ये गलती क्यों हुई असेंडिंग डिसेंडिंग। ए होता है असेंडिंग मतलब ए से शुरू करेंगे तो नीचे से सीढ़ी चढ़ेंगे, डी हो गया डिसेंडिंग मतलब डी ऊपर है तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे याद रखिए। ऊपर से नीचे कौन हो गया, सर्वाइकल सबसे पहले होगा, सर्वाइकल के बाद आपका थोरेसिक वाला होगा, थोरेसिक के बाद आपका लंबर होगा, लंबर के बाद आपका सैक्रल हो गया। इसी को अगर असेंडिंग वाला कहते हैं तो सबसे पहले सैक्रल होता, फिर लंबर होता, फिर थोरेसिक, फिर सर्वाइकल होता। क्लियर है? इन्हें क्लियर नहीं है तो बताइए। तो सी डी बी ए, सी डी बी ए, सी डी बी ए, तीसरा वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो हमारा ये संपन्न हो गया। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथों का घर्षण।